स्वागत है सभी का। देखिए, अभी तक हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षा भर्ती के असिस्टेंट टीचर के 2023 के और 2019 में पूछे गए बाल विकास और हिंदी के क्वेश्चन देख लिए हैं। इस वीडियो में हम 2023 में इंग्लिश में पूछे गए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो असिस्टेंट टीचर में पूछे गए थे। ऑफिशियल क्वेश्चन है ये, जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जनरल इंग्लिश के हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो असिस्टेंट टीचर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। कब? 2023 में ऑफिशियली व्यापम द्वारा। एनालिसिस के साथ कम्प्लीटली अच्छे से समझेंगे ताकि ये आपको डायरेक्ट हेल्प कर सके आपके एग्ज़ाम में। और जो भी कैंडिडेट सीजी टेट दिलाने वाले हैं या शिक्षा भर्ती का पेपर 2 या पेपर 1 कोई भी दिलाने वाले हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सीजी टेट का सिलेबस और शिक्षा भर्ती का सिलेबस लगभग सेम होते हैं। जो पेडागोजी इसमें पूछे गए हैं वही पेडागोजी आपको सीजी टेट में भी पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोग देख सकते हैं। चलिए, इसमें 2 पैसेज है। पहले पैसेज को समझते हैं अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन आंसर इसमें करेंगे। पैसेज को पढ़ लेते हैं एक बार, क्या दिया गया है पैसेज में। देखिए, The Constitution of India guarantees various rights to human beings and majority of them are fundamental rights। मतलब भारतीय संविधान, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय संविधान। भारतीय संविधान हमें बहुत से अधिकार देता है, जिसमें मेन क्या है तो फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? मौलिक अधिकार। यहाँ पे लिख देता हूँ मौलिक अधिकार। इट आल्सो गारंटीज मैनी राइट्स पर्टिकुलरली इन द प्रिजनर्स। Prison jurisprudence recognizes that prisoners should not lose all their rights because of imprisonment। मतलब जो बंदी है वो अपना अधिकार न खो पाए क्योंकि वो बंदी है, इसलिए इसके लिए भी विशेष अधिकार देते हैं। इसी में से एक विशेष अधिकार क्या है? राइट टू स्पीडी ट्रायल इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ प्रिजनर। राइट टू स्पीडी ट्रायल इसका मतलब क्या होता है तो त्वरित सुनवाई। यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे, त्वरित सुनवाई। त्वरित सुनवाई का अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। It ensures just, fair and reasonable procedure. The fact that a speedy trial is a public interest and it does serve the social purpose. It is in the interest of all concerned that the guilt or innocence of the accused is determined as quickly as possible in any given circumstance। मतलब जो दोषी है, गिल्ट मतलब जो दोषी है या एक्यूज्ड जो अपराधी है ना, उसके लिए किसी भी विशेष परिस्थिति में सुनवाई, जो त्वरित सुनवाई है उसका अधिकार उनको प्रोवाइड करता है, ये कहने का मतलब है। उसके बाद आगे है, On the other side, government and judiciary have to keep watch and take immediate action against immoral, detrimental behavior of the prison authorities. There are several factors, chiefly overcrowded jails and harsh treatment by the jail staff, that contribute to acute mental depression। देखिए, जेल में अगर ज़्यादा भीड़ है और कई प्रकार के काम है तो जो बंदी है, जो प्रिजनर्स है, उनके लिए क्या होता है? मेंटल डिस्प्रेशन मतलब उनकी मानसिक स्थिति ख़राब होने लगती है और कई प्रकार के डेट्रीमेंटल बिहेवियर की वजह से प्रिजनर के साथ कई प्रकार के काम भी कराया जाता है ना, तो जिससे वो क्या होते हैं? मेंटली तकलीफ में आ जाते हैं। ये सब कहा गया है। उसके बाद आगे है, In many cases, producing the prisoner in the court again and again is another source of harassment and humiliation। कई बार क्या होता है, दोषी को बार बार कोर्ट ले जाया जाता है और वहाँ से लाया जाता है अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार। ये भी क्या है? एक स्रोत है हरेसमेंट का और ह्यूमिलिएशन का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 62 तक पैसेज पे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको इसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और बनाने का प्रयास करते हैं जो पैसेज अभी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 है, स्पीडी ट्रायल इज़ अ पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इट इंश्योर्स जस्ट, फेयर एंड रिजनेबल प्रोसीजर। बिल्कुल करेक्ट बात है। अब देखिए, स्पीडी ट्रायल के बारे में ऑप्शन बी क्या कहता है? द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड इज डिटरमाइंड एज क्विकली एज पॉसिबल इन एनी गिवन सर्कमस्टेंस। बिल्कुल यही तो कहता है ना, स्पीडी ट्रायल इज अ पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड इज डिटरमाइंड एज क्विकली एज पॉसिबल इन एनी गिवन सर्कमस्टेंसेस। कोई भी स्थिति है उसमें जल्द से जल्द त्वरित सुनवाई करके उसके केस को निपटाया जाए, उसे फंसा के न रखा जाए। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब
बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। देयर आर सेवरल फैक्टर्स चीफली ओवर क्राउडेड जेल्स एंड हार्श ट्रीटमेंट बाय द जेल स्टाफ दैट कंट्रीब्यूट टू एक्यूट मेंटल डिप्रेशन। द अंडरलाइंड वर्ड हेयर मीन्स। ये जो कंट्रीब्यूट लिखा है इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो कंट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, एक हिसाब से अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, सहयोग होता है। सहयोग, या ये कहें कि जिसके वजह से कुछ होता है, जिसके वजह से कुछ होता है क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूट कहलाता है। अब आगे देखिए ऑप्शन आपको क्या क्या दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है टू हेल्प बाय प्रोवाइडिंग मनी और सपोर्ट स्पेशली व्हेन अदर पीपल और कंडीशंस आर आल्सो हेल्पिंग। कंट्रीब्यूट का मतलब यह है क्या, बिल्कुल नहीं। अगला है टू बी वन ऑफ द रीज़न वाई समथिंग हैपन्स। टू बी वन ऑफ द रीज़न वाई समथिंग हैपन्स मतलब एक ऐसा कारण जिसके वजह से कुछ हो रहा है, यही इसमें कंट्रीब्यूट का मतलब है। ये जो सेंटेंस आपको पूरा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस कंट्रीब्यूट का मतलब क्या है, ऑप्शन बी, टू बी वन ऑफ द रीज़न वाई समथिंग हैपन्स, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और जो भी आंसर हम यहाँ पे बता रहे हैं ऑफिशियल आंसर है, जो कि व्यापम द्वारा कंसिडर किया गया है, व्यापम द्वारा लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे। राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ प्रिजनर। स्टेट द टेंस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। इसमें कौन सा टेंस है ये आपको बताना है। तो देखिए सेंटेंस को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ प्रिजनर। अब यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आसानी से बता सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हैव हेज कहीं भी नहीं है। इस सेंटेंस में हैव या हेज नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो नहीं हो सकता। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म चाहिए होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए होता है, जो कि इसमें है ही नहीं, तो ये भी हो ही नहीं सकता। सिंपल फ्यूचर टेंस, अब फ्यूचर टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब विल या सेल चाहिए, विल या सेल चाहिए, जो कि है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बचता है एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी राइट आंसर। सो इजी, सो सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 जो कि आपके सामने है। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखा गया है, प्रिजन jurisprudence recognizes that prisoners should not lose all their rights because of imprisonment. The underlined word here means। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है कौन सा, रिकॉग्नाइजेस, इसका मतलब आपको बताना है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा। सेंटेंस में क्या बोला गया है, प्रिजन jurisprudence recognizes that prisoners should not lose all their rights because of imprisonment। अब यहाँ पे देखिए जो शब्द है प्रिजन jurisprudence, इसका मतलब होता है जेल न्यायशास्त्र। इसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी प्रिजनर अपना मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ना खोए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कैद में है, इम्प्रिजनमेंट में है। अब यहाँ पे ये जो वाक्य है, इस वाक्य में जो शब्द है रिकॉग्नाइजेस, इसका मतलब आपको बताना है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा। टू नो समवन और समथिंग बिकॉज यू हैव सीन और हर्ड हिम और हर और एक्सपीरियंस्ड इट बिफोर, बिल्कुल नहीं। टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज़ लीगल, ट्रू और इम्पॉर्टेंट, जी हाँ करेक्ट। ये स्वीकार करना कि कुछ लीगल है, कुछ सही है, कुछ इम्पॉर्टेंट है, यही इसका मतलब है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे, देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ राइट टू स्पीडी ट्रायल। जो त्वरित सुनवाई का अधिकार है इसका सोर्स क्या है। राइट टू स्पीडी ट्रायल इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे त्वरित सुनवाई, त्वरित सुनवाई का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार। अब देखिए ये राइट टू स्पीडी ट्रायल किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे सिंपल है, हमने पढ़ा प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत आता है। और ये जो प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका राइट आंसर व्यापम द्वारा क्या लिया गया था, तो आप कहेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान लिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और हम यहाँ पे जो भी आंसर बता रहे हैं याद रखेंगे, ये CG व्यापम द्वारा लिया गया ऑफिशियल आंसर है। CG व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वेरियस राइट्स टू ह्यूमन बीइंग। द पेसिव फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट वुड बी। इसका आपको पेसिव वॉइस बताना है, क्या होगा। तो सो सिंपल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरियस राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैव बीन ये सब नहीं होगा, और इसका आंसर हमें कूट में चुनना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओनली वन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओनली वन। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, ध्यान से पढ़िए इसको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज रीड द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वेरियस राइट्स टू ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय संविधान है वो मानवों को बहुत से अधिकार देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। दूसरा सेंटेंस है, इट आल्सो गारंटीज मैनी राइट्स पर्टिकुलरली टू द प्रिजनर्स। मतलब ये इसके अलावा बहुत सारे अधिकार किसको देता है, तो प्रिजनर्स को देता है, जो बंदी है उसको देता है। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब कोई आइडिया है, जब कोई बात एक दूसरे से कनेक्टेड होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कोहेरेंस होता है। वहाँ पे क्या होता है, कोहेरेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कोहेरेंस। कोहेरेंस विल बी राइट आंसर। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, हमने कहा जब कोई बात जब कोई बात या फिर आइडिया एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो वहाँ पे क्या होता है, कोहेरेंस होता है। सिंपल, याद रखेंगे। चलिए पहला पैसेज हमने पढ़ लिया, समझ लिए, इसके क्वेश्चन भी देख लिए। अब आगे देखते हैं, इसी में पूछा गया दूसरा पैसेज जो कि आपके सामने है। पहले पैसेज को पढ़ते हैं, अब पैसेज में क्या बात चल रहा है उसको समझते हैं मोटा मोटा, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पैसेज में क्या है, द यूथ शुड आल्सो डायरेक्ट देयर माइंड टूवर्ड्स सोशल सर्विस एंड सी टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बिकॉज इफ दे सेंटर देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्व्स दे विल नेवर बी एबल टू बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी। मतलब जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसको अपना जो दिमाग है वो कहाँ पे लगाना चाहिए, तो वेलफेयर ऑफ द पीपल, बिकॉज इफ दे सेंटर देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्व्स। मतलब लोगों के कल्याण की तरफ भी अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपना ध्यान आकर्षण करना चाहिए सोशल सर्विस की तरफ। सोशल सर्विस और वेलफेयर मतलब सामाजिक सेवा, समाज की सेवा करना और समाज के कल्याण के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो वो एक स्वस्थ सोसाइटी का निर्माण नहीं कर पाएगा। Their aim should be to bring peace and tranquility in the society, keeping in mind that every necessary step of development among the different sections of people is being taken care of. With other developments, the society is also experiencing the birth of various social evil. मतलब देखिए, ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर हमारा जो लक्ष्य है ब्रिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन सोसाइटी, मतलब जो समाज है उसमें शांति स्थापित करना हमारा लक्ष्य है, ये हमें अपना लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है, जब कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ यहाँ पे क्या लिखा गया है, सोशल इविल, सामाजिक जो नकारात्मकता है, सामाजिक बुराइयाँ हैं वो भी जन्म लेती हैं। उसके बाद आगे है, इन फैक्ट द सोसाइटी इज़ ग्रेजुअली लूजिंग इट्स होल्ड ओवर all its ethics and the essence of its purity is fading among youth. Unfortunately, the youth of today hardly seem to realize the internal strength which lies within them. इनफैक्ट अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो अपना पकड़ धीरे धीरे खोते जा रहा है। किसके ऊपर से, तो एथिक्स एंड द एसेंस ऑफ इट्स प्योरिटी, जो शुद्धता है इसकी, उससे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यता क्या है कि जो आज के यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो अपने अंदर जो शक्ति निहित है उसको ही नहीं देख पा रहे हैं।
यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है, द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ विच लाइज विद इन देम। मतलब जो अपने अंदर निहित शक्तियाँ हैं उसको मुश्किल से देख पा रहे हैं कोई कोई। मतलब जो मैक्सिमम यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो अपने अंदर निहित शक्तियों को भी नहीं जान पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। फिर आगे है, इन फैक्ट दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ऑन देम दैट द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन डिपेंड्स एंड it is only through their resolution and firm determination that the whole scenario of our nation can be changed। मतलब देखिए, दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ऑन देम, मतलब ये समझने में ही हम फेल हो जा रहे हैं कि ये हमारे ही ऊपर है, हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र कहाँ जाएगा ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम चाहें तो हम इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं अपने रिजोल्यूशन और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ। हमारे जो नेशन का जो पूरा सिनेरियो है वो चेंज किया जा सकता है, वो चेंज हो सकता है। फिर आगे है, दे आर रादर गाइडेड बाई साइनिसिज्म एंड इट इज़ दिस साइनिकल एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग विच इज एसोसिएटेड विद इट दैट इज़ प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम वर्किंग टूवर्ड अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा गया है, दे आर रादर गाइडेड बाई साइनिसिज्म, मतलब निगेटिव लोगों से, गलत लोगों से हमें गलत जानकारियाँ मिल रहा है, गलत तरीके से हमें मार्गदर्शित किया जा रहा है, गलत चीज़ों को हमें सिखाया जा रहा है। और यही जो निगेटिव एटीट्यूड है यही हमें रोक रहा है किससे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को ढूंढने से। ठीक है, तो ये तो रहा कंप्लीट पैसेज। इस पैसेज को हमने अच्छे से पढ़ लिया और समझ भी लिया, जितना जानकारी हमें जानना ज़रूरी था। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 63 से क्वेश्चन नंबर 70 तक आपको इसी के बेसिस पे आंसर करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का मतलब क्या है उसे पढ़ते हैं और इसका आंसर बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि बेहद आसान है, बेहद ईजी है। क्वेश्चन क्या है, they are rather guided by cynicism and it is this cynical attitude towards the world and everything which is associated with it that is preventing them from working towards practical solution। The tone of the underlined word in the given line is, जो सेंटेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो रादर है इसका मतलब बताना है कि इसका टोन कैसा है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, कि ऑप्टिमिस्टिक है, कि न्यूट्रल है। तो देखिए हमने अभी जस्ट पैसेज के लास्ट में ही इस चीज़ को समझा, पढ़ा, इसका मतलब कैसा है, इसका टोन कैसा है, तो वो है निगेटिव, नकारात्मक। कैसा है इसका टोन, तो नकारात्मक है, तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव, नकारात्मक। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या लिखा गया है, स्टेट द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका टाइप आपको बताना है कि ये ओपन कंडीशनल होगा, कि क्लोज्ड कंडीशनल होगा, कि हाइपोथेटिकल कंडीशनल, कि अनफुलफिल्ड कंडीशनल होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है, इफ़ दे सेंटर देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्व्स दे विल नेवर बी एबल टू बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अपना पूरा इंटरेस्ट अपने ऊपर ही ले लेता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, तो वह कभी भी एक हेल्दी सोसाइटी, स्वस्थ समाज निर्मित करने में सफल नहीं होगा, मतलब स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर पाएगा, ये इसका मतलब हुआ। तो ये देखिए जो दोनों सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, फर्स्ट फॉर्म में होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर होते हैं दोनों सेंटेंसेस, हम किसकी बात कर रहे हैं, दोनों सेंटेंसेस का, दोनों सेंटेंस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ओपन कंडीशनल होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन कंडीशनल, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन द ओपनिंग लाइन the youth should also direct their mind towards social service and see to the welfare of the people। The tone of the author is, इस सेंटेंस में ऑथर का टोन क्या है ये आपको बताना है। तो इसको हमने ओपनिंग लाइन में ही पढ़ा, यहाँ पे भी बताया गया है ओपनिंग लाइन, हमने पैसेज के शुरुआत में ही पढ़ा। द यूथ शुड आल्सो डायरेक्ट देयर माइंड टूवर्ड्स सोशल सर्विस एंड सी टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। मतलब जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसको अपना जो दिमाग है किस तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, किस तरफ डायरेक्ट करना चाहिए, तो समाज की सेवा करना और साथ ही साथ समाज के कल्याण की तरफ, समाज में लोगों के कल्याण की तरफ। तो ये कैसा है, इसका टोन कैसा है, तो याद रखेंगे इसका टोन कैसा है, सांकेतिक है।
इसका टोन कैसा है, सांकेतिक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सांकेतिक, इंडिकेटिव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑफिशियली व्यापम द्वारा लिया गया भी आंसर है। व्यापम द्वारा यही आंसर लिया गया था और हमने आपको पहले ही बताया है, हम जो भी आंसर आपको बताएंगे ऑफिशियल आंसर रहेगा 100%, जो कि व्यापम द्वारा लिया गया रहेगा। 100% ऑफिशियल आंसर यू कैन फाइंड हियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द ऑथर निगेट अबाउट द एम ऑफ यूथ। अब यहाँ पे देखिए, जो पैसेज हमने अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये बताना है कि ऑथर किस चीज़ को निगेट करते हैं, मतलब जो चीज़ यूथ के भीतर नहीं होना चाहिए, जो चीज़ यूथ को नहीं करना चाहिए, यंग जनरेशन को जो चीज़ नहीं करना चाहिए उसे आपको बताना है। तो सोशल सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए, सोशल सर्विसेज करना चाहिए, ये तो ठीक है। अगला है वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसके तरफ भी अपना ध्यान आकर्षण करना चाहिए, ये भी होना चाहिए उसमें, ये भी करेक्ट है। अगला है देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्व्स, ऐसा करना चाहिए क्या, यूथ को ऐसा करना चाहिए क्या, तो आप कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, यही तो निगेट करता है ऑथर, यही तो निगेट करता है ऑथर, तो यही गलत है, यही गलत है और पूछा ही हमें यही है। अगला ऑप्शन है टू ब्रिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द सोसाइटी, ये भी करना चाहिए, ये भी करेक्ट है। एक ही है जो कि गलत है, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या है, देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्व्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही निगेट करता है ऑथर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अब इसका राइट आंसर आपको कोट में बताना है, तो ओनली 3 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सी, मतलब ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए और समझिए चीज़ों को कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द ऑथर्स एंग्विश अबाउट द यूथ इन पर्टिकुलर। अब यहाँ पे आपको ऑथर की मनोदशा पूछा गया है, यूथ इन पर्टिकुलर, इसके बारे में। एंग्विश का मतलब क्या होता है, मनोदशा, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। अब लिखने का रीज़न ये है कि ये PDF, ये क्लास नोट आपको एज इट इज़ ऐसे ही मिलेगा जैसा हम इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही आपको टेलीग्राम में हम इसको शेयर कर देंगे। जब लिखा रहेगा, सब चीज़ मार्क रहेगा, तब आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपका एक प्रॉपर रिवीजन होगा कि कहाँ पे कौन सा आंसर आया था, और आया है तो क्यों आया है, क्या बताया गया था यहाँ पे। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम चीज़ों को वहाँ पर लिख दें और मार्क कर दें। अब चलिए चारों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऑथर की मनोदशा को दिखाता है। पहला ऑप्शन है with other developments the society is also experiencing the birth of various social evils, जी नहीं। अगला है in fact the society is gradually losing its hold over all its ethics, ये इसकी मनोदशा को नहीं दिखाता। अगला है the essence of its purity is fading among youth, ये इसकी एक मनोदशा को दिखाता है। अगला है द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सेम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ विच लाइज विद इन देम, ऑथर की मनोदशा को ये भी दिखाता है। मतलब ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन 3 और 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ओनली 3 एंड 4, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी में दिख रहा है ओनली 3 एंड 4, तो यस ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 3 एंड 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है इन दिस पैसेज साइनिसिज्म मीन्स, अब ये साइनिसिज्म, ये जो वर्ड है इसका आपको मीनिंग बताना है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या होगा, हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि साइनिसिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे। द फैक्ट ऑफ यूजिंग समवंस फीलिंग और इमोशंस टू योर ऑन एडवांटेज, जी नहीं। द बिलीफ दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर, हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं एंड इंक्लिनेशन टू बिलीव इन द मोस्ट फेवरेबल आउटकम, जी नहीं। सस्पिशन और फियर ऑफ फ्यूचर हार्म और मिसफॉर्चून, जी नहीं। साइनिसिज्म का मतलब यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन बी द बिलीव दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर, मतलब
लोग अपने ही आप में बिजी है, सिर्फ अपने के लिए ही सोच रहे हैं, अपने आप में इंटरेस्टेड है। यही इसका साइनिसिज्म का मतलब है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। रीड द गिवन सेंटेंस। द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ विच लाइज विद इन देम। स्टेट द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है इसका फंक्शन आपको बताना है कि ये एक निगेटिव एडजेक्टिव है, कि निगेटिव एडवर्ब है, कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कि पॉजिटिव एडवर्ब है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव एडवर्ब है ही नहीं और पॉजिटिव एडजेक्टिव है ही नहीं। पॉजिटिव तो है ही नहीं, हार्डली क्या है, पॉजिटिव है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ विच लाइज विद इन देम। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी का यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो मुश्किल से अपने अंदर जो क्षमता है उसको देख पाते हैं, बड़ी मुश्किल से। कुछ ही लोग, सभी लोग तो देख भी नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब किस में है, निगेटिव सेंस में है। इसका मतलब कैसा है, निगेटिव सेंस में है। अब हार्डली सेम, हार्डली सेम मतलब ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जो वर्ब को क्वालिफाई करता है क्या होता है, आप कहेंगे सिंपल एडवर्ब होता है। तो एडजेक्टिव भी नहीं होगा और ये एक निगेटिव चीज़ है, निगेटिव एडवर्ब है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ निगेटिव एडवर्ब। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सो सिंपल। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ निगेटिव एडवर्ब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद 10 क्वेश्चन पेडागोजी का देखेंगे। पेडागोजी के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस समझेंगे और आंसर करते जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, In fact, the society is gradually losing its hold over all its ethics and the essence of its purity is fading among youth. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो धीरे धीरे अपना जो पकड़ है अपने एथिक्स पे, अपने जो शुद्धता है उस पर धीरे धीरे यूथ के बीच में खोते जा रहा है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि ये जो ग्रेजुअली है, ये जो वर्ड है ग्रेजुअली, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे इसका मतलब हुआ धीरे धीरे। इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब यहाँ पे आगे आपको क्या कहा गया है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस वर्ड्स द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये जो ग्रेजुअली है उसको किस वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बिना उसके मतलब को, बिना उसके अर्थ को चेंज किए। तो यहाँ पे ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे है, और यहाँ पे अगर हम बात करें स्लोली, यहाँ पे अगर हम बात करें स्लोली, तो इसका मतलब भी क्या होता है, धीरे धीरे ही होगा। तो इससे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, इससे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सो सिंपल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लोली। चलिए आगे अब हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 80 तक क्या है, तो पेडागोजी के क्वेश्चन है। हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 80 तक किसके क्वेश्चन हैं, तो पेडागोजी के क्वेश्चन है, जो शिक्षा शास्त्र होता है उसका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसे है जिसको आप इजीली, आसानी से बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कठिनाई आपको नहीं देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 71, विच अप्रोच इंड्योर्स फ्लुएंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्यूरेसी। कौन सा उपागम ये बताता है, इस चीज़ पर फोकस करता है कि फ्लुएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किससे, एक्यूरेसी से। तो याद रखेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बातचीत उपागम, कम्युनिकेटिव अप्रोच। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, सो सिंपल। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्या कहते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज़ टू गिव एडिशनल हेल्प टू पीपल्स हु फॉर वन रीज़न और अनदर हैव फॉलन बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज। अब रीज़न क्या क्या हो सकता है इसका, ये आपको पूछा गया है। क्वेश्चन का मतलब क्या है ये समझिए पहले। जो उपचारात्मक शिक्षण है, ये जो रेमेडियल टीचिंग है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण इस रेमेडियल टीचिंग का मतलब है।
अब क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू गिव एडिशनल हेल्प टू पीपल्स who for one reason or another have fallen behind the rest of the class in the English language। मतलब इसका उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य एडिशनल हेल्प देना, मतलब अलग से मदद करना किनको, पीपल्स हु फॉर वन और अनदर रीज़न, मतलब कोई भी कारणवश जो पीछे रह गए हैं क्लास से, उनको रेमेडियल टीचिंग देना, उपचारात्मक शिक्षण देना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसके पीछे कारण क्या क्या है? सम में है पुअर मेमोरी, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, किसी की बुद्धि कम हो सकती है। सम में है पुअर मेमोरी, किसी किसी बच्चे की बुद्धि कम हो सकता है। अगला है सम में है अ पुअर लेवल ऑफ मोटिवेशन, अभी प्रेरणा का स्तर भी बच्चों का कम हो सकता है, ये भी करेक्ट रीज़न है, ये भी करेक्ट रीज़न है। अगला है ऑप्शन सी, सम में है अ शॉर्ट स्पेन ऑफ अटेंशन इन वर्क सिचुएशन और एसोसिएटेड बिहेवियर प्रॉब्लम्स, मतलब शॉर्ट स्पेन, मतलब इसे बोला जाता है एक प्रकार से, हिंदी का इसका एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, तो ये भी बच्चों को हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द एबव सिचुएशन आर पॉसिबल, मतलब जो भी सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है 3 ऑप्शन में, ये सभी क्या है, संभव है, पॉसिबल है। तो इसका राइट आंसर क्या लेंगे हम? ऑप्शन डी, ऑल द एबव सिचुएशन आर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 73 है, चलिए पढ़ते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस दिया गया है इसे पढ़ने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है पीयर करेक्शन इन्वॉल्व्स लर्नर करेक्टिंग ईच अदर्स मिस्टेक। यस, पीयर करेक्शन क्या होता है? पीयर क्या होता है? जो साथी समूह है, जो साथ में पढ़ने वाले और भी बच्चे हैं, सब क्या कहलाते हैं? पीयर कहलाते हैं। करेक्शन मतलब सुधार। तो पीयर करेक्शन इन्वॉल्व्स, जो पीयर करेक्शन है क्या क्या शामिल करता है? तो लर्नर्स करेक्टिंग ईच अदर्स मिस्टेक, मतलब एक दूसरे के गलतियों को करेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट बात है। अगला है सेल्फ करेक्शन इज़ व्हेन लर्नर करेक्ट देयर ऑन मिस्टेक। सेल्फ करेक्शन क्या है? जब लर्नर, जब पढ़ने वाला खुद अपनी गलती को सुधार करते हैं, करेक्ट है। पीयर एंड सेल्फ करेक्शन हेल्प लर्नर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द टीचर एंड मोर अवेयर ऑफ देयर ऑन लर्निंग नीड्स, मतलब इसका मतलब ये हुआ, देखिए जो पीयर करेक्शन है और सेल्फ करेक्शन है, ये जो पढ़ने वाले हैं, जो लर्नर्स है, उसको मदद करते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ताकि वो अपने आप के बारे में ज़्यादा अवेयर हो सके और जो भी अपने लर्निंग नीड्स हैं, जो भी अधिगम आवश्यकताएं हैं, उसे अच्छे से समझ सकें। तो ये भी एकदम करेक्ट है। चौथा है लर्नर्स डू नॉट नोटिस देयर मिस्टेक्स देमसेल्व्स एंड डू नॉट करेक्ट देम। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। देखिए इसका मतलब ये है कि जो पढ़ने वाले हैं अपनी गलती खुद नहीं देख सकते और उसको सुधार नहीं सकते, ऐसा अगर आप कहते हैं तो ये पूर्णतः इनकरेक्ट है, पूर्णतः गलत है। अब ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? 1 इज़ इनकरेक्ट, पहला तो एकदम करेक्ट है भाई, ये आंसर नहीं होगा। 2 इज़ इनकरेक्ट, दूसरा भी एकदम करेक्ट है, ये भी आंसर नहीं होगा। 3 इज़ इनकरेक्ट, तीसरा भी एकदम करेक्ट है, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 इज़ इनकरेक्ट। यस, जो चौथा सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे राइट आंसर हम किसको लेंगे? ऑप्शन डी को लेंगे। 4 इज़ इनकरेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनकरेक्ट है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। अब ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मिस ज्योति इज़ टीचिंग द स्टूडेंट इन क्लास 5। मिस ज्योति कहती है द चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, मतलब चीता भूमि का सबसे तेज जानवर है। व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्टेस्ट। फास्टेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब है, क्या है, ये आपको बताना है। तो ये क्या है आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए, जो कि बेहद आसान है। क्या बोला गया है? सेंटेंस को एक बार ध्यान से पढ़िए। द चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, मतलब चीता की विशेषता बताया जा रहा है। चीता की विशेषता बताया जा रहा है कि वह सबसे तेज, फास्टेस्ट मतलब यही हुआ, सबसे तेज लैंड एनिमल है, मतलब भूमि का सबसे तेज जानवर है। तो चीता का विशेषता बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है, मतलब ये क्या है? तो आप कहेंगे ये तो एडजेक्टिव हुआ, ये तो एडजेक्टिव हुआ, तो यस ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब इसमें अलग अलग सभी बच्चे जवाब देते हैं। मीनू बोलता है, मीनू बोलती है, जो भी है, लड़का है या लड़की, ही सी कुछ भी हो सकता है। मीनू का कहना है, मीनू का उत्तर है एडजेक्टिव, सीलू का उत्तर है एडवर्ब,
सोनू का उत्तर है नाउन और मोनू का उत्तर है वर्ब। अब इसमें कौन सा राइट है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मीनू इज़ राइट। अब यहाँ पे देखिए मीनू ने बताया कि ये एक एडजेक्टिव है, तो यस मीनू इज़ राइट, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनू क्या है, एकदम करेक्ट है, सही बोल रही है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। बाकी सिलू इज़ राइट, बिल्कुल नहीं, सिलू ने तो एडवर्ब बताया, ये गलत हो गया। सोनू इज़ राइट, सोनू ने नाउन बताया, ये भी गलत हो गया। मोनू इज़ राइट, मोनू ने वर्ब बताया है जो कि गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीनू इज़ राइट, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। सो इजी एंड सो सिंपल। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अगले एग्जाम्स में भी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसका मतलब क्या है और इसे बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, सुमित अ यंग लर्नर in his early days of learning used to say I go to school instead of I went to school. This is an example of, मतलब सुमित एक विद्यार्थी है जो अपने, अब यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है। ये जो यूज्ड टू है ये हैबिट को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट के हैबिट को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड टू का। अब यहाँ पे सुमित के हैबिट को बताया जा रहा है अर्ली डेज में, मतलब पहले क्या बोलता था वो, आई गोड टू स्कूल बोलता था। क्या बोलने के बजाय आई वेंट टू स्कूल, ऐसा बोलने के बजाय आई गोड टू स्कूल बोलता था। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है, स्लीप का, फॉसिलाइजेशन का, डेवलपमेंटल एरर का या इंटरफेरेंस का। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या लिया गया था, डेवलपमेंटल एरर। व्यापम द्वारा राइट आंसर क्या लिया गया था, तो डेवलपमेंटल एरर व्यापम द्वारा ऑफिशियली इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन सी, डेवलपमेंटल एरर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 जो कि आपके सामने ये रहा। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रीड द डायलॉग बिटवीन मिस नैन्सी द टीचर एंड श्वेता अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट। मिस नैन्सी क्या बोल रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज़ अ लॉयन, मतलब जो शेर है वो किस प्रकार का जानवर है। तो श्वेता बोलती है मतलब समझ नहीं पाई। तो आगे नैन्सी क्या बोलती हैं, इट साउंड्स लाइक चाइल्ड, यह बच्चे के जैसा आवाज़ करता है। इतना में श्वेता समझ गई और क्या बोलती है, वाइल्ड। तो मिस नैन्सी क्या बोलती हैं, दैट्स राइट, मतलब सही बताया आपने। तो आगे क्वेश्चन क्या है आपसे, इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द अंडरलाइंड सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो अंडरलाइंड सेंटेंस है इट साउंड्स लाइक चाइल्ड, ये किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। ये इनकरेजिंग होगा कि प्रॉम्प्टिंग होगा, गेटिंग लर्नर्स अटेंशन होगा कि मॉडलिंग होगा। तो इसका राइट आंसर सिंपल है, क्या हो जाएगा भाई, वो समझ नहीं पाई, श्वेता यहाँ पे नहीं समझ पाई, तो उसने एक हिंट दिया, इट साउंड्स लाइक चाइल्ड। क्या दिया, हिंट दिया। हिंट को ही क्या कहा जाता है, प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है। हिंट दिया या यूँ कहे कि एक प्रॉम्प्ट दिया तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सो सिंपल प्रॉम्प्टिंग, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, इन अ लैंग्वेज ट्रेनिंग सेशन द ट्रेनर मेक्स द फॉलोइंग कमेंट टू अ लर्नर, इन सम वेज यू गेव एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बट यू विल नीड टू स्पीक मोर फॉर्मली व्हेन यू प्रेजेंट इट टू ऑल द टीचर, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग वाज ही टॉकिंग अबाउट। देखिए एक ट्रेनिंग चल रहा था, एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था जिसमें ट्रेनर क्या बोलता है, ट्रेनर बोलता है कि इन सम वेज यू गेव एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, मतलब कई तरीक़ों में अगर देखा जाए तो आपने एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, बट लेकिन यू विल नीड टू स्पीक मोर फॉर्मली व्हेन यू प्रेजेंट इट टू ऑल द टीचर, लेकिन आपको और भी औपचारिकता के साथ बोलना होगा, कब, जब आप इसको सभी टीचर के साथ प्रेजेंट करेंगे। फॉर्मली मतलब क्या हो गया, औपचारिक और भी औपचारिकता के साथ औपचारिक तरीके से फॉर्मली आपको स्पीक करना होगा, बोलना होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये वाला लाइन है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग वाज ही टॉकिंग अबाउट, किस चीज़ के बारे में, किस तरीके के बात के बारे में यहाँ पे बात चल रहा है उसे आपको बताना है। यहाँ पे बात फ्लुएंसी का चल रहा है क्या, या इंटरेक्शन का, या एक्यूरेसी का, या एप्रोप्रिएसी का। तो यहाँ पे आपको कब एप्रोप्रिएट बात करना है ना, जब आप, अभी तो आपने बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया,
आप बढ़िया से प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन जब आप इसको सभी टीचर्स के सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, तब आपको और भी फॉर्मली वहाँ पे बोलना पड़ेगा। मतलब एप्रोप्रिएट ढंग से आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा। तो बात किसका चल रहा है? एप्रोप्रिएसी का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लुएंसी, इंटरेक्शन, एक्यूरेसी ये सब नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। A smartphone is a readily available resource if thoughtfully used as a language learning tool because one can store offline dictionary, record your own voice and replay, access model audio material. Which of the following is true? अब यहाँ पे क्या बोला गया है? A smartphone is a readily available resource, मतलब आसानी से उपलब्ध होने वाला चीज़ बन गया आजकल एक स्मार्टफोन। आप सभी को पता ही है ये बात। इफ़ थाटफुली यूज्ड एज लैंग्वेज लर्निंग टूल, इसका चाहे तो हम एक भाषा यंत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वन कैन, इसमें कोई भी स्टोर ऑफलाइन डिक्शनरी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम करेक्ट है। रिकॉर्ड योर ऑन वॉइस, आप अपना आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको कई बार रिप्ले कर सकते हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। एक्सेस मॉडल ऑडियो मटेरियल्स को भी आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सा इसमें सही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल 1, 2 एंड 3 तीनों क्या है? एकदम करेक्ट है। सो सिंपल एंड सो इजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 जो कि यहाँ दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? मिस्टर राज इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम रायपुर टू अहमदाबाद. He is traveling by air for the first time. Unfortunately, all the display boards have crashed that day, so the airport staff members are frequently making announcements. Among all the announcements, Mr. Raj is trying to get the detail about his flight. So, Mr. Raj is listening for specific information, listening for details, listening to infer the attitude of the speaker. अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि मिस्टर राज इतना ध्यान से किस लिए सुन रहे हैं, जो अनाउंसमेंट हो रहा है उसको। अब ये जो भी सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है इतना लंबा चौड़ा, उसमें ये बताया गया है कि राज एक कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है जो रायपुर से अहमदाबाद, अगर हम बात करें रायपुर से अहमदाबाद के लिए ट्रेवल कर रहा है, किसके द्वारा? एयर, मतलब जहाज़ से ट्रेवल कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्यतापूर्वक उस दिन क्या हुआ है, डिस्प्ले बोर्ड ख़राब हो गया, वहाँ का कुछ दिख नहीं रहा है वहाँ पे। तो वहाँ के जो मेंबर हैं, जो भी स्टाफ हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, मतलब माइक में बोल बोल के बता रहे हैं, जानकारी अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे बैठे लोगों को। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट के बीच में मिस्टर राज एकदम ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उसके फ़्लाइट कब आएगा और किस बोर्डिंग पॉइंट पे आने वाला है, कौन से गेट नंबर पे उसको जाना है। तो ये जो सुन रहे हैं वो किस प्रकार की लिसनिंग है, ये आपको बताना है। तो इतना समझने के बाद हमें तो ये आसानी से समझ आ गया ना कि वो इसलिए एकदम ध्यान से सुन रहे हैं ताकि उसको उसके फ़्लाइट का डिटेल पता चल सके कि उसका फ़्लाइट कितने बजे टेक ऑफ करने वाला है, कितने बजे उसको बोर्ड करना है, कितने बजे उसको गेट में जाना है, कौन से गेट पे जाना है बोर्डिंग के लिए, ये सभी जानकारी उसको पता चल सके। मतलब वो किस लिए सुन रहे हैं? तो लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कुछ विशेष जानकारी के लिए वो इस चीज़ को सुन रहे हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? विशेष जानकारी, उसे विशेष जानकारी चाहिए, उसे बाकी फ़्लाइट से मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने फ़्लाइट के बारे में सुनना चाहता है, अपने फ़्लाइट से रिलेटेड जानकारी उसे चाहिए। कौन फ़्लाइट कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके बारे में वो नहीं जानना चाहता वहाँ पे। वो पूरा ध्यान किस पे दे रहा है? तो अपने फ़्लाइट के ऊपर, मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस आपको इसको समझना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद हम अगले वीडियो में 2019 में असिस्टेंट टीचर में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चन भी करेंगे। ये असिस्टेंट टीचर 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चन है, और जो भी आंसर हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो ऑफिशियल आंसर है जो व्यापम द्वारा लिया गया था। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर नितिन ब्रॉड सम रियल टेक्स्ट सच एज मेन्यूज, टाइम टेबल्स, leaflets etc. to the class to teach the students the vocabulary through real object. These object are called, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कहलाता है? मतलब जो नितिन है वो कुछ रियल
लिखित वस्तुएं सच एज मेन्यूज़ और टाइम टेबल्स और लीफलेट्स लेके आते हैं अपने क्लास में सिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि वो वोकेबलरी सीख सके अच्छे से। किसके थ्रू? तो रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो जो रियल ऑब्जेक्ट यूज़ होता है बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, वो क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, सिंपल है। क्या कहलाता है? रियालिया कहलाता है। रियालिया कहलाता है। ऑप्शन ए में रियालिया दिया गया है, तो यस, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्लास में छत्तीसगढ़ में जो असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, सीजी असिस्टेंट टीचर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से हमने इंग्लिश के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो पूछे गए थे 2023 के असिस्टेंट टीचर के एग्ज़ाम में। और यहाँ पे हमने 2 पैसेज अच्छे से समझा, उसको सॉल्व कैसे करते ये समझा, और पेडागोजी के भी 10 क्वेश्चन अच्छे से समझा। पूरा एनालिसिस के साथ आपको आंसर बताने का प्रयास किया है, एंड डेफिनेटली आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा, और फॉर श्योर ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। देखिए, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ें आपको बताया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह के हम क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी दोस्त आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजी टेट हो गया, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का हो गया, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इन चीज़ों को देख सके, चीज़ों को समझ सके, और इनसे अपने बेनिफिट ले सके, और ये चीज़ें उनको हेल्प कर सके उनके एग्ज़ाम में। और इस वीडियो को अगर आपने देखा है, दैन डेफिनेटली आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजी टेट का हो या टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का हो। इसी तरह की तैयारी करने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए, क्वालिटी कंटेंट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और ये जो क्लास नोट है, इसी तरह से एज इट इज़ जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, जो भी यहाँ पे संकेत हमने बनाए हैं, इसके साथ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल नाम और यूट्यूब का चैनल नाम सेम है। अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो टेलीग्राम में आप टीचर 3.0 सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। वहाँ पे ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।